हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी खुशी से स्वस्थ और हेल्थफुल होंगे और आशा करते हैं ये भी होंगे कि आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होंगी। और उसी के सिलसिले में मैं आप सभी के सामने क्लास 10th के मॉडल पेपर 2025 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। बच्चों, आज के क्लास में हम एसएसटी के मॉडल सेट 2025 का सॉल्यूशन देंगे और इसके बाद कल के क्लास में मैं साइंस के मॉडल सेट के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो आप सभी से आशा करते हैं कि पूरी की पूरी वीडियो को देखेंगे और हमारे सेशन को यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करके अपने मित्रगणों के पास शेयर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने से फायदा होगा बच्चों कि आपको क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका होता है बोर्ड का, उसको आप जान पाएंगे। और जिस तरह से मॉडल सेट पेपर जारी किया गया है उसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। तो जितना हो सके फुल वीडियो देखेंगे, हाफ वीडियो देख करके ना छोड़ेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो देखने के दरमियान अपने पास कॉपी और कलम निकाल करके रखेंगे ताकि जो ऑब्जेक्टिव आपको याद रहे और जो ऑब्जेक्टिव याद ना रहे वो सभी को आप अपने नोटबुक में लिख करके याद कर लेंगे। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बच्चों, वह सेशन होगा क्लास 10th के एसएसटी का मॉडल सेट। क्लास 10th के एसएसटी का मॉडल सेट होने वाला है। क्लास 10th के एसएसटी का मॉडल सेट होने वाला है। तो आप सब जितना हो सके वीडियो को देखेंगे और सेशन अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करेंगे। क्लास 10th के सोशल साइंस मॉडल पेपर 2025 का आज हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तो वीडियो को देखेंगे और देखने के दरमियान लाइक करेंगे। लाइक करने के साथ साथ जब पूरा सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल पर दिखाए गए प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है बच्चों, वह 100% करेक्ट एनालिसिस करेंगे और 100% करेक्ट आंसर देंगे। तो जितना हो सके वीडियो को देखें, पूरा देखें, हाफ देख करके ना छोड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने बोला था बच्चों कि आज हम सोशल साइंस के प्रश्नों को हल करवाएंगे। सोशल साइंस के प्रश्नों को हल करवाएंगे और सोशल साइंस के प्रश्नों को हल करवाने में देखिए, ये जो है ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 अर्थात बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट के प्रश्न हैं। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे उसमें भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यही बेस होता है, यही आधार होता है। इसी तरह से आपके प्रश्न भी रहेंगे, इसी तरह का पेज भी होता है। तो आप लोग जितना हो वीडियोस को पूरा देखेंगे। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 के संदर्भ में है और किस चीज का करने वाले बच्चों, तो सामाजिक विज्ञान का करने वाले हैं। एसएसटी का हम लोग मॉडल सेट को हल करने वाले हैं। आगे कहता है, देखते हैं आगे। ये रहा बच्चों पहला प्रश्न और इसमें आप देखेंगे तो साइंस का हो या एसएसटी का हो, साइंस का हो या एसएसटी का हो, इसमें आपका 80 प्रश्न पूछता है। कितना प्रश्न बच्चों? तो 80 प्रश्न पूछता है एसएसटी और साइंस में, जिसमें से 80 प्रश्न पूछता है और उसमें से आपको 40 का आंसर भरना होता है ओएमआर सीट में। 80 प्रश्न में से आपको जो प्रश्न आता है उसमें से 40 प्रश्न को ओएमआर सीट में भरना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारी बातों को। और बातों को समझने के बाद आपका जो पहला सवाल है बच्चों, वह रहा स्क्रीन पर। ये ध्यान से देखेंगे। आंसर आप पहले अपने मन में गेस करेंगे और गेस करेंगे ताकि जब हम आंसर टिक करवाएं तो आपको पता चले कि मेरा आंसर सही है या मेरा आंसर गलत है। और आप एक टेस्ट की तरह इस वीडियो को देखेंगे। टेस्ट की तरह करने का मतलब हुआ बच्चों कि 80 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मेरे मन में जो उत्पन्न हुआ था कि ऑप्शन ये वाला सही होगा, और उसमें से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो पूरी वीडियो को देखेंगे और समझ समझ कर देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है बच्चों, पहला प्रश्न कहता है
कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है, कहने का मतलब कि समाज को किस तरह से अलग किया जा रहा है। तो इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। आपके सामने ऑप्शन ए में है भाषा, ऑप्शन बी में धर्म, ऑप्शन सी में जाति, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से सभी, इनमें से सभी सामाजिक विभेद का कारण है। सेकंड नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें कहता है क्या कि संविधान के मूल अधिकार, संविधान के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। संविधान के मूल अधिकार या संविधान के मूल अधिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार, संविधान के में जो स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है बच्चों, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको बता दिया जाए, जो स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार हैं बच्चों, स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। यह क्या है बच्चों, यह हमारा मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों की संख्या बच्चों कितनी होती है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या बच्चों 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या भी कितनी है बच्चों, 6 है। और मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है, उस संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें किया गया है बच्चों, तो भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है, भाग 3 में। और मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है बच्चों, वह अनुच्छेद 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 12 से 35 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन बच्चों 12 से 35 में किया गया है। ये सभी बातों को आप याद रखेंगे, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि स्वतंत्रता, हमारा प्रश्न जो था बच्चों, वह था कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 सही हो जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का वर्णन बच्चों किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 19 में किया गया है। और यदि मौलिक अधिकार पूछे तो मौलिक अधिकार 6 हैं। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी और आप कॉपी में लिख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है बच्चों, अगला है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आपके सामने ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में इंग्लैंड और ऑप्शन डी में है भारत। तो सर्वप्रथम महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार दिया गया था बच्चों, वह दिया गया था इंग्लैंड में। कहाँ दिया गया था बच्चों, तो इंग्लैंड में दिया गया था। महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार बच्चों इंग्लैंड में दिया गया था। इसे आप याद रखेंगे। अगला कहता है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। आपके सामने ऑप्शन ए में है ग्राम सभा, ऑप्शन बी में है सभा ग्राम रक्षा दल और ऑप्शन सी में है ग्राम कचहरी। तो इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है बच्चों, तो ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है बच्चों, तो गांव की पंचायत की व्यवस्थापिका है। गांव की देखभाल करती, गांव की व्यवस्था को देखभाल करती है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, वह हो जाएगा ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। आपके सामने ऑप्शन ए में है संघ सूची, ऑप्शन बी में है राज्य सूची और ऑप्शन सी में है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि विदेश नीति को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन डी सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विदेश नीति को हम लोग बच्चों, विदेश नीति को हम लोग समवर्ती सूची में रखते हैं। किस सूची में, सॉरी संघ सूची में रखते हैं। विदेश नीति को संघ सूची में रखते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बोलने में मिस्टेक हो गया था। विदेश नीति को संघ सूची में रखते हैं। और संघ सूची जो है, इस पर किसका अधिकार होता है बच्चों, तो संघ सूची में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करता है। केंद्र संघ सूची में केंद्र सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है। राज्य सूची में, राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का होता है, केंद्र और राज्य दोनों का होता है। इसे आप याद रखेंगे। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे और वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे।
पूरी वीडियो को देखें, आधा देकर के ना छोड़ें। और जो मॉडल सेट में पेपर है इसमें से मैक्सिमम 8 या 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखें और अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार जो हुआ था बच्चों, इस यार राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो राजस्थान में हुआ था। और कब हुआ था बच्चों? तो 2005 में हुआ था। सूचना का अधिकार नामक विधेयक 2005 में राजस्थान में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बच्चों वह है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? बीजेपी के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे बच्चों वह है अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो अटल बिहारी वाजपेयी, आप सब याद रखेंगे। आगे कहता है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ? निम्न में से किस पार्टी का विलय जनता दल अर्थात यूनाइटेड में किया गया? आपके सामने ऑप्शन ए में है समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसमें निम्न में से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ? तो आपका जो आंसर होना चाहिए बच्चों वह है समता पार्टी। इसे आप याद रखेंगे। आगे कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। आपके सामने प्रश्न है। ऑप्शन ए में है 40वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी में 48वां। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना को में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वह होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला है, इनमें से कहां एकात्मक शासन की व्यवस्था है? निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन की व्यवस्था है? आपके सामने ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है कनाडा और ऑप्शन डी में श्रीलंका। ऑप्शन ए फिर से सुनेंगे, ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में कनाडा और ऑप्शन डी में श्रीलंका। तो बात किया जाए बच्चों तो भारत में बच्चों भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसमें भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था, और इसमें भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था है। आपका जो ऑप्शन का प्रश्न कर रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था, तो वह हो जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, कहता है बच्चों कि निम्न में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्न में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? आपका ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु। और इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहता है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? और यह हुआ था बच्चों 1977 में। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वह थे मोरारजी देसाई। कौन थे बच्चों? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1977 में गैर कांग्रेसी सरकारी का गठन किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे पूरी वीडियो को। कहता है कि पानी के निजीकरण के कारण कहां जन संघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण कहां जन संघर्ष हुआ था? अर्थात पानी के कारण किस देश में जनता
को जनता को संघर्ष देखने को मिला, जनता के संघर्ष को देखने को मिला था, पानी के कारण उसको जूझना पड़ा। तो ऑप्शन ए में है नाइजीरिया, ऑप्शन बी में बोलीविया, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी में वेस्ट इंडीज। तो क्वेश्चन में है कि पानी के निजीकरण की बात करें बच्चों, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होगा बोलीविया। बोलीविया में पानी के जन संघर्ष को देखा गया था, इसे आप याद रखेंगे। आगे है कि संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ये आप सभी को पता भी होगा। आगे है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? बिहार पंचायती राज अधिनियम के द्वारा महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? आपके सामने ऑप्शन ए में है 27%, ऑप्शन बी में 33%, ऑप्शन सी में 50% और ऑप्शन डी में 65%। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत बच्चों महिलाओं को 50% की आरक्षण दी गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखेंगे, आगे कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये सब प्रश्न बताने लायक नहीं है, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे इसलिए बताने लायक है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है बच्चों, वह होते हैं सरपंच साहब होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच साहब होते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है बच्चों? तो सरपंच होता है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। ग्राम पंचायत का ये क्या है बच्चों? ग्राम पंचायत, पंचायत का प्रधान, प्रधान। और ग्राम कचहरी वाला पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए सरपंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यह वाला भी प्रश्न देखने को मिलता है परीक्षा में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1827, 1829, 1832 और 1842। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा किया गया था बच्चों, वह किया गया था 1832 में, इसे याद रखेंगे। आगे कहता है कि लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? आपके सामने ऑप्शन ए में है नेपोलियन, ऑप्शन बी में मेजनी, ऑप्शन सी में लेनिन, ऑप्शन डी में स्टालिन। तो लाला लाजपत राय ने जो जीवनी लिखी थी बच्चों, वह लिखे थे मेजनी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मेजनी के बारे में। और मेजनी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, 1831 ईस्वी में यंग इटली, यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया गया था। इसके द्वारा, तो मेजनी के द्वारा, ये दोनों बात को भी आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है। आगे देखेंगे, आगे कहता है कि राक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसे कहते हैं? यदि बच्चों सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और फ्रेंड्स के पास शेयर भी करेंगे, अपने मित्रगणों के पास शेयर करेंगे ताकि उनको भी लाभ हो सके। और मॉडल सेट पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वह बोर्ड में इसी तरह के आते हैं। आपका पेज भी ऐसे ही रहेगा, प्रश्न भी इसी तरह से रहेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और जितना हो सके तो पूरी वीडियो को देखेंगे, आधे वीडियो को देख करके ना छोड़ेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, समझेंगे, इसी आधार पर आपका बोर्ड एग्जाम लेता है। तो आगे अगला प्रश्न जो है, इसमें कहता है कि रक्त और नीति, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किए थे बच्चों? तो वह किए थे बिस्मार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन? तो बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किया? तो बिस्मार्क किया, इसे याद रखेंगे। आगे कहता है कि राइन राज्य संघ का, राइन राज्य संघ का, इसको हम लोग बोलते हैं जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने? राइन राज्य संघ का मतलब जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट। राइन राज्य का निर्माण किसने किया बच्चों? तो नेपोलियन बोनापार्ट, अर्थात 20 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है कि ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा, ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो यह हुआ था बच्चों जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे। ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा कहाँ हुआ था बच्चों? यह हुआ था जर्मनी में। आगे देखेंगे,
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था। आपका ऑप्शन ए में सेंट साइमन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन सी लुई ब्लो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कहता है कि निम्न में से कौन यूटोपियन समाजवादी था, तो इनमें से सभी थे। निम्नलिखित चारों जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है, तो सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लो, ये सभी के सभी यूटोपियन समाजवादी थे बच्चों। इसे आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे, कहता है कि बोल्शेविक क्रांति को निम्न में से किस नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बच्चों, तो नवंबर 1917 में हुआ था। और इसी को हम लोग अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अर्थात बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम हो गया बच्चों अक्टूबर की क्रांति। बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम क्या बच्चों, अक्टूबर की क्रांति। आगे कहता है कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। आप लोग पढ़े होंगे कि चेका जो है, चेका एक गुप्त पुलिस संगठन है। चेका क्या है बच्चों, तो गुप्त पुलिस संगठन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चेका क्या है बच्चों, तो गुप्त पुलिस संगठन है। और जालबेरिन क्या थी बच्चों, जालबेरिन 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 क्या है बच्चों, तो जालबेरिन जो है या व्यापारियों की संस्था है। किसकी संस्था है, व्यापारियों की संस्था है। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे कहता है कि नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिए। नरोत्तम सिंहानुक जो कम्बोडिया के जो शासक थे बच्चों, वह राजनीतिक से संन्यास कब लिए, ये आपका प्रश्न कह रहा है। अर्थात नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति को कब छोड़ा, राजनीति को कब त्यागा, तो 1978 में इन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया। आगे कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन में हुई थी। आपके सामने ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी में है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन सी में है लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन डी में है लॉर्ड मिंटो। तो आपका जो प्रश्न कह रहा है बच्चों, वह कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बता दिया जाए बच्चों कि भारत सॉरी किसके शासन काल में हुई थी। आप लोग आंसर करेंगे कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी। बता दिया जाए बच्चों कि भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में बच्चों, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था। और कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों, तो 16 अप्रैल। भारत में रेलवे की शुरुआत पूछ रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत पूछ रहा है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था रेलवे की शुरुआत। और यह कहां से कहां तक चला था, कहां से कहां तक चला था, तो मुंबई से ठाणे। मुंबई से कहां बच्चों, मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से थाने तक चला था बच्चों। कहां तक, मुंबई से ठाणे तक चला था। इसे थाने भी बोल सकते हैं। तो मुंबई से ठाणे तक चला था। और किसके शासनकाल में बच्चों, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो आप सभी इसका आंसर लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। लगभग अभी तक 26 प्रश्न हमने सॉल्यूशन दिया है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आगे भी समझ में आए, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। तो आपका जो 26 नंबर का जो ऑप्शन होगा बच्चों, वह लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो किसी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और कब हुआ था, तो आपके सामने भी लिख दिए हैं कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और चला था सबसे पहले तो मुंबई से ठाणे तक चला था। इसे आप लिख लेंगे। आगे देखेंगे, आगे कहता है गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की है। तो इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे साबरमती आश्रम से। और जो कि अहमदाबाद में है। कहां पर है बच्चों, अहमदाबाद में है। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की बच्चों, तो साबरमती आश्रम से किए थे। इसे आप याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और कहता है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। स्वराज पार्टी का
प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था बच्चों इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था बच्चों? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था बच्चों, वह हुआ था इलाहाबाद में। आगे देखते हैं, इसमें कहता है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। सीमांत गांधी को हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे, कहता है कि वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? नारा से संबंधित एक दो प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, उसी में से एक है कि वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया बच्चों? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो यह किए थे शाहजानंद सरस्वती ने। किसने किया था बच्चों? शाहजानंद सरस्वती ने किए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था बच्चों? तो बिहार सॉरी शाहजानंद सरस्वती ने किए थे। और जो जयप्रकाश नारायण है, यह छात्र आंदोलन में सम्मिलित थे। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन में सम्मिलित थे। आशा कर रहे होंगे कि आप लोग को मन लग रहा होगा और इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, अन्यथा ऐसे ही वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। कहता है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट बच्चों 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे भी आप सभी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, चलिए ये वाला भी प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम था बच्चों। कौन था बच्चों? तो 1813 का चार्टर अधिनियम था। ये वाला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे का कारण क्या था? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे का कारण क्या था? प्लेग महामारी। इसे आप याद रखेंगे, प्लेग महामारी। आगे देखते हैं बच्चों, कहता है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका जो था बच्चों, इसका प्रकाशन किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। कौन किए थे बच्चों? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, किसने किया था बच्चों? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। आगे बढ़े, चलिए आगे कहता है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया बच्चों? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। आगे कहता है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? रेशम मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती थी? तो वह होता था चीन से होता था। कहाँ से बच्चों? चीन से होता था। रेशम मार्ग की शुरुआत होता था कहाँ से? चीन से होता था। इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कहता है कि इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है, मतलब बहुत पीछे है। इनमें से कौन सा देश प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो जानवे करते हैं कि भारत अत्यंत विपन्न है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, वह ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए आगे है, किन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? अर्थात कि किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? आपका जो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वन कहाँ है बच्चों? तो सबसे अधिक वन का विस्तार है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ है बच्चों? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चों, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान बच्चों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। कहाँ बच्चों? हिमाचल प्रदेश के
कुल्लू में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। और यह तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो आपका जो प्रश्न है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो यह तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट जो है बच्चों वह आप तटीय तेलरीग है। सागर सम्राट क्या है बच्चों? तो आप तटीय तेलरीग है। आगे देखेंगे। आगे कहता है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया? तो आपका जो आंसर होगा वह होगा कुडानाकुलम परमाणु विद्युत गृह। रूस के सहयोग से कुडानाकुलम परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा हम लोग जूट को कहते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं बच्चों? तो जूट के कहते हैं। चलिए यहाँ तक सब क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? बढ़ते हैं आगे की ओर। कहता है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोआं से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन जो प्राप्त होता है बच्चों वो होता है खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है बच्चों? तो खरगोश से, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? आपके सामने ऑप्शन ए में तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी में झारखंड और ऑप्शन डी में कर्नाटका। तो भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना जो बच्चों वह किया गया था स्थापना झारखंड में। और झारखंड में किया गया था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और यह हुआ था झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ हुआ था? झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर में हुआ था इसी को। और यह हुआ था, इसको बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यही जो है भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना है जो कि झारखंड में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। या क्या है बच्चों? तब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो क्वेश्चन में है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है मिथाइल आइसोसाइनाइट, इसका रिसाव होने के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है बच्चों वह है NH44। कहने का मतलब हुआ नेशनल 44। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेल जोन है बच्चों वह है उत्तर रेलवे। कौन सा है? उत्तर रेलवे। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा बच्चों? तो उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। कहता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण बच्चों 1953 में किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बच्चों? तो 1953 में। इसे आप याद रखेंगे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। आगे देखेंगे। कहता है कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है बच्चों? तो वह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है बच्चों, तो वह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बच्चों, पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है बच्चों, वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे कहता है कि मोनाजाइट किस राज्य में अधिक पाया जाता है। मोनाजाइट किस राज्य में अधिक पाया जाता है, तो मोनाजाइट केरल में सबसे अधिक पाया जाता है। मोनाजाइट केरल में सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे कहता है कि भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहते हैं। भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहते हैं। तो भारत का कॉटनोपोलिस बच्चों मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, मुंबई को कहते हैं। आगे देखेंगे, कहता है कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है। कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है कुद्रेमुख में। या कहा तो कर्नाटक में है। कहाँ है बच्चों, कर्नाटक में है कुद्रेमुख, कर्नाटक में। और यह इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है। आगे देखेंगे, त्रिवेणी नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण में। त्रिवेणी नहर का निर्माण बच्चों पश्चिमी चंपारण में। त्रिवेणी नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण में। आगे देखेंगे, कहता है कि सीतामढ़ी जिले में कौन स्थित है। सीतामढ़ी जिले में कौन सी परियोजना स्थित है, तो सीतामढ़ी जिले में बागमती परियोजना स्थित है। सीतामढ़ी जिले में कौन सा है बच्चों, बागमती परियोजना। इसे आप याद रखेंगे कि सीतामढ़ी जिले में कौन सी परियोजना स्थित है, तो बागमती परियोजना स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे पहला स्थान है। सबसे पहला स्थान है अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे पहला स्थान है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य, तो असम। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य असम, इसे भी याद रखेंगे। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बच्चों बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉक्साइट। अब देखेंगे, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। 50 सेंटीमीटर से यदि कम वर्षा हो तो वहां पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सीधी सी बात। चलिए आगे, कहता है कि किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है, तो आप जानते ही होंगे कि बिहार में बाढ़ की समस्या कोसी नदी लाती है। बिहार में बाढ़ की समस्या कोसी नदी लाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को बोलते हैं बिहार की शोक नदी। बिहार की शोक नदी, बिहार की शोक नदी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। अभी बताए ना कि जो बाढ़ की समस्या है वह हमेशा आती रहती है। बिहार में बाढ़ की समस्या हमेशा आती रहती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो है बाढ़। चलिए आगे देखेंगे कि अधिक केंद्र का संबंध किससे है। अधिक केंद्र का संबंध बच्चों भूकंप से है। अधिक केंद्र का संबंध किससे बच्चों, तो भूकंप से है। इसे भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान। जनसंख्या में तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां, याद रखेंगे। और जनसंख्या में भारत पहला नंबर पर है। जनसंख्या में भारत पहला नंबर पर है। आगे देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय को बच्चों हम लोग औसत आय से जानते हैं। प्रति व्यक्ति को आय को हम लोग किससे जानते हैं, तो औसत आय से जानते हैं। इसे आप याद रखेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है औसत आय। कहता है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था, तो बता दें बच्चों कि जो पहले वाला समय था, पहले का जो समय था उसमें लोग एक वस्तु दे करके दूसरे वस्तु को प्राप्त करते थे, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली की व्यवस्था थी। प्रारंभिक समय में वस्तु विनिमय प्रणाली की व्यवस्था थी। तो आपका प्रश्न है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था क्या थी, तो यह थी वस्तु विनिमय प्रणाली। इसे याद रखेंगे।
आगे देखते हैं। कहता है मैकलन समिति का संबंध किससे है? मैकलन समिति का संबंध बच्चों सहकारिता से है। किससे है? सहकारिता से। मैकलन समिति का संबंध बच्चों सहकारिता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा होती है बच्चों 5 करोड़। लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा 5 करोड़। कहता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं बच्चों वह प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे याद रखेंगे। और नीति आयोग अभी का नाम है। नीति आयोग अभी का नाम है। इसका पहले वाला जो नाम था बच्चों वह था योजना आयोग। क्या था बच्चों? योजना आयोग। योजना आयोग। और उस समय जो अध्यक्ष थे अध्यक्ष थे बच्चों वह थे, प्रथम की बात करें प्रथम में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वर्तमान में हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, इसे भी याद रखेंगे। और नरेंद्र मोदी का शासनकाल वैसे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें भी है और थोड़ा बहुत सुविधा भी मिल चुका है। और बिहार को तो काफी लाभ हुआ है इन साल प्रधानमंत्री बनने से। और प्रगति तो बिहार ऐसे भी शुरू से कर रहा है और हो सकता है भविष्य में और विकास करे अगर प्रधानमंत्री ये रहेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? बच्चों आप समझें इस तरह से, यदि मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाने के दौरान यदि मुझे इनकम की प्राप्ति होती है तो उसको हम लोग आय बोलते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि श्रम से परिश्रम से, मानव परिश्रम से जो धन अर्जित होता है उसको हम लोग आय बोलते हैं, उसे बोला जाता है आय। तो 70 का जो ऑप्शन नंबर ए वह सही होगा, आय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन ए में है 1921, ऑप्शन बी में है 1935, ऑप्शन सी में है 1949 और ऑप्शन डी में 1952। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बच्चों वह हुआ था 1949 में, इसे आप याद रखेंगे। आगे कहता है इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है संचार, ऑप्शन बी में यातायात, ऑप्शन सी में शिक्षा और ऑप्शन डी में है वित्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो 2012 को। 23 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर सी। कहता है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले बच्चों अमेरिका में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? विश्व की अलग अलग जो अर्थव्यवस्था, मतलब कहने का हुआ कि जो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था है उसको जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे। आगे कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय क्षेत्र वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों वाणिज्यिक बैंक। आगे देखेंगे। कहता है कि भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो लगभग कृषि में ही है। तो कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। और आगे देखेंगे कि भूमि विकास बैंक को
पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को